नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर हम कल पढ़ चुके हैं कक्षा 10 की वास्तविक संख्याओं का परिचय। परिचय में हमने कल पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याएं कैसी होती है। जैसे मान लो कि हमने देखा था पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो आज अपन उस चैप्टर को आगे कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का हमने अब इस गणित की सीरीज में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बने रहिए, एक बार लगातार क्लासों को देखते रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या आए आप उसे कमेंट करिए, मैं आपके साथ तत्पर हूं। हर एक कमेंट का मैं जवाब आपको पर्सनली दे दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब जैसे कि आपको पता है कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हो, तो जो प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 है वो कट गई। अपन आज शुरू कर रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से क्या तात्पर्य है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है क्या, इसके बारे में जानने से पहले पहले ये जानते हैं कि अंक गणित क्या है। गणित की ऐसी शाखा जिसके अंदर अंकों और अंकों के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अंक गणित। आपके कक्षा 10 की मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। इस एनसीईआरटी की बुक से अपन अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे। ये एक बार एक नंबर में पूछा गया, काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को लिखिए, या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। जैसा कि अपने ब्लूप्रिंट आता है राजस्थान बोर्ड के, उसके अंदर क्या है कि एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा, माने 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि आपको अंक गणित के आधारभूत की प्रमेय की परिभाषा क्या है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ये लिखिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या है अपने पास, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कह रही है, प्रमेय कह रही है कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक बार संक्षेप में आप देखिए इधर, एक तो होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, किसका भाग चला जाए, दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। और अभाज्य संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, दो का पूरा पूरा भाग नहीं। वैसे इसको दो से भाज्य कहना गलत हो सकता है, क्योंकि किसी कई संख्या ऐसी होती है जिसमें तीन का भाग आ रहा है फिर भी वो भाज्य होती है। एक सिंपल शब्दों में समझे तो जिसमें किसी अन्य संख्याओं का, इसमें किसी अन्य संख्या या संख्याओं, अन्य संख्या या संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए, वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या। अब अभाज्य में क्या लिखेंगे अपन, तो दो का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहे, या फिर अन्य किसी भी संख्याओं का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा क्या होती है, अभाज्य संख्या जिसमें वह संख्याएं जिनमें, या जिसमें वह संख्या जिसमें स्वयं स्वयं या एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग, अन्य किसी का भाग नहीं जाए, वो क्या संख्या होती है, अभाज्य संख्या। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 16, क्या लिखा मैंने, 16। 16 में दो का भाग है, दो आठे 16 का, 16 में चार का भाग आता है,
4 चौक 16, 16 में 8 का भाग जाता है, 8 दूनी 16, 16 में खुद 16 का जाता है, तो 16 एकम 16। ठीक है, अब ये वन संख्या होगी भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या? अब अभाज्य संख्या 17, 17 23, 17 23। अब 17 में किसका भाग जाता है? या तो जाएगा 1 का या जाएगा केवल 17 का। यानी कि शर्त यही है, जिसमें स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग नहीं है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। वो क्या संख्या है? अभाज्य संख्या। इस चीज को विशेष दिमाग में रखना, जिसमें एक या खुद के अतिरिक्त, उस संख्या की खुद के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग नहीं है, वो क्या है? अभाज्य संख्या। इस चीज को यही रखो। अब अपन वापस अपनी परिभाषा पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनफल अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। क्या होता है ये? यूनिक। अब कैसे इसको करें? कैसे देखते हैं कैसे इसको कैसे किया जाता है। जैसे मान लो गुणनफल करना है किसका? अभाज्य संख्या का। मान लो मैंने लिया 146। क्या लिया? 146। इसे आधारभूत में से दर्शाना है, ये भाज्य संख्या है या नहीं है? ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है इसमें, और किसी का कितना होगा? अभी अपन कंफर्म कह नहीं सकते जाएगा नहीं जाएगा, अपन किसी न किसी का और का जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करते हैं? इसको भाग। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, पहले ये चीज देख लेते हैं। देखो, 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में 1 और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। बाकी सभी संख्याएं जो सम है वह भाज्य संख्याएं हैं। 2 के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याएं जो सम है वो संख्याएं क्या होती है? भाज्य। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में एक तो 3 का भाग जा रहा है, एक 1 का भाग जा रहा है और एक खुद 9 का जा रहा है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जो इसका गुणनफल आएगा उसमें ये संख्या जरूर आएगी। ये संख्या जरूर आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि अपनी शर्त यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। थोड़ा सा आप एक बार रिपीट करो, खुद आपको समझ आ जाएगा आधारभूत प्रमेय क्या है। 1 नंबर की क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे साल ये क्वेश्चन बोर्ड पूछता रहता है। राजस्थान बोर्ड की इतनी है कि हाँ, हर दूसरे साल में ये क्वेश्चन देगा, उनके पास क्वेश्चन ही नहीं है। आप एक बार बने रहिए, फ्लो होने दीजिए, थोड़ा बढ़िया फ्लो होने। एक बार अपना फ्लो बन जाएगा, उसके बाद आप देखिए। अब सबसे पहले किसका भाग लेते हैं इसमें? 2 का। 2 7 है 14, 3 दूनी 6, 73। अब 73 में किसी और को भाग जाए नहीं जाए, अपने को पता नहीं, अपने को उससे लेना देना नहीं। चलो ठीक है, एक बार इसको 148 करते हैं, क्योंकि अपने को समझना है। 148 दिया, 7 दूनी 14, 2 चौके 8। वापस 2 का देंगे क्योंकि 4 आ रहा है। जिस जहां इकाई नंबर 4 होगा सबसे पहले किसका भाग लेते हैं? 2 का। सबसे पहले किसका भाग लेते हैं? 2 का। वापस 2 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। 2 दिया 6, कितना बच गया? 1। 2 7 है 14। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 37 में अन्य किसी का भाग नहीं जा रहा है, किसका भाग है? केवल 37 का। कितनी बार गया? 1 बार। तो 148 बराबर अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 37। यही तो क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है, उस किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भाज्य, अब यहाँ पे आप किसी भी भाज्य संख्या की बात कर लो, इस पूरे सृष्टि की जितने भी भाज्य संख्याएं हैं उन सब में ये नियम लागू होता है। इसीलिए इसे कहते हैं फंडामेंटल। आधारभूत मतलब क्या है? फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक है एक तरह से। 188 की जगह छोड़ दो, मान लो अपन लेते हैं 226। क्या लेते हैं अपन? 226 लेके देखते हैं। 2 तो भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 4 5। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, संख्या थोड़ी गड़बड़ हो गई, 208 ले लो। क्या लेते हैं अपन?
208, दो एकम दो, जीरो को जीरो, दो चौके 8, दो पंजे 10, दो दूनी 4, दो दूनी 4, एक बच गया, दो छिकी 12। हड़बड़ाने बनाने जैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। देखो अपन ने 208 में किसका भाग दिया, दो का, तो दो में दो का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। दो में जीरो का भाग नहीं जाता, क्या आएगा यहाँ पे, जीरो। अब दो में आठ का, आठ में दो का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, चार बार, इसलिए दो चौके 8। वापस किसका भाग देंगे अपन, दो का, दो में एक में भाग नहीं जा रहा तो दोनों में दे देंगे, तो दो पंजे कितने हो गए 10, और दो दूनी कितने हो गए 4। वापस दोबारा एक किसका भाग देंगे अपन, दो का, दो में दो का भाग 5 में दिया, दो का भाग 5 में दिया, दो एकम को, दो दूनी 4, कितने बच गए, एक, दो छिकी 12, ठीक है। वापस दो का भाग दे रहे हैं, दो एकम दो, और 13 दूनी 26। अब 13 खुद क्या है, ये देखो 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अतः यहाँ पे क्या आएगा, 208 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। अगर आप इनको गुणा करोगे तो अपने पास आंसर यही आना है। इसीलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है किसी भी वाच्य संख्या को अवाच्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनफल क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय, अद्वितीय क्यों होता है, क्योंकि यही सेम ये गुणनफल इसी के रूप में आ रहा है, सेकेंडरी को दूसरा नहीं आ रहा है ना। मतलब यहाँ अगर 208 हो गया तो यहाँ 212 नहीं है ना, नहीं है, इसीलिए क्या है, अद्वितीय, मतलब दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। अपन बात करते हैं उदाहरण। अब अपन बात करते हैं छोटी सी बात, अगली बात करते हैं एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चार नंबर की प्रश्नावली है, पहले प्रश्नावली एक 4 नंबर की है, वास्तविक संख्या कितने नंबर की है, 4 नंबर की, और चारों क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन। एक छोटा क्वेश्चन नदी अंतर्गणित आधारभूत में बड़ा, एक छोटा क्वेश्चन एलसीएम है, एचसीएफ का है, बहुत ही सिंपल, एकदम साधारण टॉपिक। एलसीएम को हिंदी में लेसेफ में कहते हैं, एचसीएफ को अपन मैसेफ कहते हैं। इससे अच्छा है कि अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कह देते हैं लोग। अपने तो लेस एफ याद रखना है, वैसे याद रखना है, एलसीएम याद रखना है, एचसीएफ भी याद रखना है। एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम में देखें, ये परिभाषा लिखी हुई, इसको देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज है। कैसे, एलसीएम क्या है, लीस्ट होता है कम से कम, लीस्ट क्या होता है, कम से कम, और एच क्या होता है, हाईएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम तो क्या होता है कि संख्याओं में उपस्थित अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात का गुणनफल,
सबसे बड़ी घात का गुणनफल, वो अभी एक उदाहरण समझना रहेगा। और एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब नाम तो आ रहा है हाईएस्ट और घात कौन सी आ रही है, छोटी। नाम तो आ रहा है लीस्ट, कम से कम। लीस्ट क्या होती है, कम से कम। तो सबसे बड़ी घात आ रही है, उल्टा है। लीस्ट यानी कम और घात बड़ी। हाईएस्ट यानी ज्यादा और घात क्या आएगी, छोटी। कैसे, ऐसा क्यों है, अभी समझते हैं कैसे। उदाहरण है अपने 6 और 20 के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कर। अपने को इसको 6 और 20 से ज्ञात कर, कौन सी विधि से लिखा हुआ उसने, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 दिया 6, 3 एकम, तो 6 बराबर यहाँ लिखेंगे अपन 2 इंटू 3, 20। 20 क्या है, 2 का भाग देंगे, 10 दूनी 20, 2 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। 20 बराबर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ देखो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग हो रहा है, यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग हो रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणन। अब इन संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है, क्या 2 यहाँ है, क्या 2 यहाँ है, क्या 3 यहाँ है, क्या 3 यहाँ है, नहीं है। क्या 5 यहाँ है, तो 5 ऊपर है, नहीं है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ गया, 2 की घात 1। उभयनिष्ठ मतलब 2, उभयनिष्ठ मतलब 2। 2 की घात 1 बराबर कितना आएगा, 2। ये क्या आ गया अपने पास, एचसीएफ। क्या आएगा ये, एचसीएफ। अब बात करेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम क्या है, संख्याओं में उपस्थित अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात का वर्णन। यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 2 की घात कितनी 2, या 5 की घात कितनी 1। अब इस 2 की घात 1 को नहीं गिनेंगे क्योंकि सबसे बड़ी घात है। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, 3 इंटू 2 की घात 2 इंटू 5। 3 इंटू 2 की घात 2 इंटू 5। कैसे, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। एलसीएम कितना आ गया अपने पास इसका, 60। इच आराम से। कैसे, जो भी घात जितनी बार है, जैसे मान लो कि एक उदाहरण यहाँ देखना एक बार है, कि मान लो अपने पास यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, या कुछ भी एक संख्या है x है ना, ये संख्या है y। y में आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। सबसे ज्यादा घात, सबसे बड़ी घात जोड़े, 1 2 3 4, 4 तो आ गए, 2 की घात 1 2, 2 है यहाँ पे, 2 है ना, तो घात कितने आएगी, 2 की घात 4 आएगी। ज्यादा घात देना है अपने को तो। अब 5 कितने आ रहे, 1 2, 1 2, क्या कितना है 5 1 2, 5 की घात कितनी आएगी 2। 7 कितने आ रहे, 1 2, यहाँ 7 कितने आ रहे 1, तो 7 की भी कितनी घात आएगी 2। 3 कितने आ रहे 1, यहाँ कितने आ रहे 1 2 3 4, तो 3 की कितनी घात आएगी 4। ये समझ लो आप बस कि ये कैसे होगा। जो ज्यादा घात है सिर्फ उसे लेना है, कम वाले से अपने मतलब ही नहीं है, उसे छोड़ दो, उसका अपने को कुछ भी नहीं करना। ये देखो आप तो 2 की घात 4 ज्यादा आ रही है इसमें तो अपने लिए, 5 की घात 2 ज्यादा आ रही है नीचे से अपने लिए, 7 की घात 2 ऊपर से आ रही है अपने लिए, 3 की घात 4 यहाँ से ज्यादा आ रही है अपने लिए। इनका गुणनफल क्या रहेगा, एलसीएम। क्या रहेगा, एलसीएम। इसी के अंदर एलसीएम क्या होता है, इसी के अंदर एलसीएम क्या होगा, जो सब छोटी घात है। अब यहाँ देखो 2 की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 2 की घात 2 आ रही है। यहाँ 3 की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 3 की घात कितनी आ रही है 1। यहाँ 5 की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 5 की घात 2 बराबर है, 5 की घात 2 आ रही है, और 7 की घात कितनी आ रही है 1। ये क्या हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम में घातें ज्यादा से ज्यादा लेनी है, एचसीएफ में घातें कम से कम लेनी है। एचसीएफ में घातें कम से कम
एलसीएम में गाते ज्यादा से ज्यादा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कुछ भी नहीं, एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल छठी क्लास का टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसे। और मैं आएगा आपको, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट करिएगा, एक वीडियो प्रॉपर एचसीएफ और एलसीएम का बना के आपको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण, ये अपने उदाहरण 6 है। और ध्यान देना, राजस्थान बोर्ड सबसे ज्यादा प्रश्न उदाहरणों के बेस पे पूछता है। जैसा उदाहरण आप समझोगे वैसे उदाहरण आपको बोर्ड में मिलेगा। बात करते हैं उदाहरण 7। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छिन्नमय और 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। छिन्नमय व 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, देखिए छिन्नमय का अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे 6 आ रहा है इकाई में, 2 का भाग जाएगा, 9 में 2 चौके 8, कितने बच गए, 1 2 8 है 16, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3। अपन यहाँ लिख सकते हैं छिन्नमय बराबर 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3, ये देखो 404। 404 में किसका भाग आएगा, 4 आ रहा है, 2 का जाएगा, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 को 0, 2 दूनी 4, वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी सॉरी 2 एकम 2। अब किसका भाग जाएगा, 101 में किसी का भाग नहीं आता, ये 101 में खत्म है, 101 में खत्म, किसी का भाग नहीं है, ठीक है। तो 404 बराबर अपन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। अब बताओ एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। मैंने बताया था कि एलसीएम सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है, और एचसीएफ क्या है, सबसे छोटी घात। देखिए 2 की घात कितनी होगी यहाँ पे, 5, 2 की घात कितनी होगी 5, तो 2 की घात 5 तो सीधी आ गई। 3 की घात कितनी यहाँ पे 1, 3 की घात 1 भी आ गई, और 101 भी 1 ही है, 101 भी लेकिन, ठीक है। ये क्लियर है ना आपको, ये समझ में आना चाहिए कि कैसे आ रहा है। 2 की घात 5 क्यों आ रही है एलसीएम में, क्योंकि अपन का सबसे बड़ी घात लेनी है, छोटी घात को अपने हाथ में लगाना। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की जो उभयनिष्ठ हो दोनों में, एचसीएफ मतलब क्या है, जो दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ होने का मतलब जो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों संख्या होनी चाहिए। देखो 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 101 है यहाँ पे, 101 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3000 3 है नहीं, तो 2 की कितनी घात होगी, 2 घात होगी, 2 की कितनी घात होगी 2, ऐसे लिखा है अपने पास 4। इसको गुणा करके देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, 32 दिए कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 दिया 9 इंटू 101, 101 इंटू 6 में करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 600। ये अपना क्या आ गया एलसीएम, और एलसीएम कितना है अपने पास 4। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये चीज आसानी से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया जरूर आप कमेंट करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन, प्रश्नावली के क्वेश्चनों में चलते हैं अपन, वहां सीखते हैं इसका अगला। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 को पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, कैसे करना है, जैसे मान लो अपने पास 100 आ गया, 100 में से लिखेंगे 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा 50 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 का भाग 5 ही 1 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये सिंपल आंसर है। इस प्रकार आपको आगे वाले क्वेश्चन में करता हूँ, पहला ये 140, 156, 2 का भाग दोनों में जाएगा,
दो एकम को 2 7 है 14, 2 एकम को 35 दूनी 70। कैसे ये क्यों आ रहा है 70? 35 कैसे आया? 2 का भाग 7 में दिया, 2 दिया 6, 3 बार गया 6 है, अब बच गया 1 10, कितने हो गया यहाँ पे 10, 2 का भाग 10 में दिया, कितनी बार गया 5 का। अब इसमें किसका भाग लेंगे 5 का, 5 एकम 5 5 7 है 35, 7 में 7 देगा 1, 2 7 14, 2 8 16। कैसे 15 में 2 का भाग दिया 7 बार गया, 2 7 है 14, 1 बच गया, इधर गया 6 16 हो गया। अब 2 का भाग 78 में दिया, 2 दिया 6, 2 ना 18, 3 का भाग दिया 3 एकम 3 3 दिया 9 और 13 एकम 13। इसका गुणनफल हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो मैं ऐसे आपको दोनों सवाल को ट्राई करने हैं, अगर वो सवाल नहीं हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो अपने एलसीएम एचसीएफ पर आधारित है, वो क्या है देख रहे हैं। यदि हमारे पास कोई संख्याएं ए और बी है, क्या है ए और बी है, ठीक है, माना कि हमारे पास कोई दो संख्याएं ए और बी है, उन दो संख्याओं का गुणनफल, इन दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर होता है। इन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपसे रिक्त स्थान में पूछा हुआ है कई बार और पूछेंगे। दो संख्याओं और उनके मध्य एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध है? क्या संबंध है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर होता है। इसमें आधारित प्रश्न अपन अगले वीडियो में करेंगे, जिससे कि अपनी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अपन अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, इनको सिद्ध करना सीखेंगे। अगला वीडियो 50 मिनट का आएगा, जिसके अंदर अपन पूरी प्रश्नावली एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे और प्रश्नावली 1 खत्म, यानी कि 3 वीडियो में अपने 4 नंबर पक्के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 10 में हो या कक्षा 10 में आने वाले हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। थैंक यू।